प्रिय विद्यार्थी, मैं सोनके मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़वारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 10वीं पाठ 7 वह देश कौन सा है कविता जिसके कवि पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। मैंने इस पाठ का कवि परिचय एवं पाठ की व्याख्या आपको समझा दी है। अब मैं आज आपको अभ्यास जिसमें लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समझाने जा रही हूँ। उसके बाद आपको भाषा अनुशीलन समझाऊंगी। आप सभी बुक खोल लीजिए। देखिए, प्रश्न पहला है, कवि ने हिमालय को देश का मुकुट क्यों कहा है? देखिए, आप सभी को मालूम है हिमालय भारत की उत्तर दिशा में है और यह हिमालय सभी पर्वतों से ऊंचा है। यह हमारी भारत भूमि पर सबसे ऊंचा होने के कारण यह मुकुट के समान शोभायमान है। जिस तरह मनुष्य अपने माथे पर मुकुट लगाता है, उसी तरह यह धरती पर मुकुट के समान शोभायमान है। इसलिए कवि ने हिमालय को देश का मुकुट कहा है। प्रश्न दूसरा, राष्ट्र की महानता को उजागर करने वाले पौराणिक महानायकों का उल्लेख कीजिए। राष्ट्र की महान राष्ट्र भारत में अनेक पौराणिक महानायक हुए हैं। उसमें से श्री रामचंद्र जी का नाम अग्रणी है, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा से अपने राज्यपाट को एक तिनके के समान त्याग करके और वन में चले गए थे, जिनका नाम आज घर घर में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। जिनके शुद्ध हृदय प्रेम करने वाले भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे, जो अपने भाई से बहुत प्रेम करते थे। प्रश्न तीसरा देखिए, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को कवि ने स्वर्ग के सादृश्य क्यों कहा है? भारत की प्रकृति की शोभा बहुत अनोखी है। यहाँ पर वन है, झीलें हैं, समुद्र हैं, नदियां हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं। यहाँ पर बहने वाली नदियां अपने जल को अमृत के समान बहा रही हैं, जिससे धरती की सिंचाई होती है और अनेक प्रकार के फल फूल इसी जल के कारण रसदार बने हुए हैं, जो मेवे के समान लगते हैं। यहाँ धरती में बहुत संपदा यानी धरती के गर्भ में अमूल्य संपदा विराजमान है। इसलिए कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य को स्वर्ग के समान कहा है। कवि ने भारत देश की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं? कवि पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने भारत की विभिन्न विशेषताएं बताई हैं। भारत में बड़ी बड़ी नदियां हैं, जिनका जल पवित्र है। गंगा जैसी महान नदी है, जिसको पावहारणी कहा गया है। ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, सागर हैं, अनेक रंगों के फूल जो खिलते हुए दिखाई देते हैं, जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है। यह देश धन धान्य से भरा हुआ है। धन धान्य से सभी के अंगे सजे हुए हैं। शिक्षा संस्कृति में भी हमारा देश सबसे आगे है और दूसरे देशों को भी अपनी शिक्षा से उन्होंने सुसंस्कृत किया है। सभी देशों को हमारे देशवासियों ने जागृत किया है। देखिए, जिसका चरण निरंतर रत्नेश हो रहा है, से कवि का क्या आशय है? भारत की भौगोलिक स्थिति को इस प्रकार कहा गया है। उसके दक्षिण भाग में समुद्र है, उत्तर भाग में हिमालय है। उत्तर भाग को धरती का मस्तिष्क कहा गया है और हिमालय उसके मुकुट के समान शोभायमान हो रहा है। दक्षिण भाग को हमारे मातृभूमि के पैर बताए गए हैं, भारत भूमि के पैर बताए गए हैं।
और दक्षिण भाग में समुद्र है जो कि हमेशा हमारे भारत भूमि के पैरों को पखारता रहता है। चरण धोने वाला भी रत्नों का राजा यानी रत्नेश समुद्र है। अतः इस पंक्ति में कवि का आशय है कि समुद्र को उन्होंने महानता से दर्शाया है। अब देवपुत्री प्रश्न देखिए, वह देश कौन सा है? कविता के आधार पर भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। कवि ने यहाँ भी बताया है कि वह देश कौन सा है। कविता में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य की सुंदरता का कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। हमारी भारत भूमि में अनेक पर्वत हैं, पर हिमालय पर्वतों का राजा है। इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है। यह भारत भूमि के उत्तर दिशा में है, जो कि माथे पर मुकुट के समान शोभायमान हो रहा है, और इसके दक्षिण में समुद्र है जो कि पैरों को पखारता हुआ सा दिखाई देता है। हमारे भारत में अनेक नदियां, बड़ी बड़ी अनेक नदियां हैं, जिन नदियों में वर्ष भर जल ही जल रहता है, जो हिमालय पर्वत से निकलती है। उनका जल अमृत के समान है, जिनसे हमारे भारत देश की धरती सिंचित होती है और हर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। और हमारी धरती में अनेक प्रकार की संविधाएं हैं, अनेक प्रकार के यहाँ पर फूल मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, जो हमें हमेशा हंसते रहने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार कविता के आधार पर इसके सौंदर्य का वर्णन तो हम छोटे रूप में कर रहे हैं, पर कोई कर भी नहीं पाता। ऐसा हमारा विशाल देश है। प्रकृति ने हमें क्या क्या प्रदान किया है, समझाइए। प्रकृति ने हम भारतवासियों को अनेक वस्तुएं दी हैं। यहाँ के फूल, हरियाली, पर्वत, वन, मनोरम वातावरण, अनेक प्रकार के फल फूल जिससे हमारे अंग भरे हुए हैं, अनाज, धन धान्य, धरती ने हमें संपदाएं भी दी हैं। सागर अनेक प्रकार के रत्न हमें प्रदान करता है। नदियां यहाँ के खेतों की सिंचाई करती हैं। वनों से अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां, फल फूल, महुए से इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, बहुत कुछ प्राप्त होता है। अनेक पदार्थ प्राप्त होते हैं। भारत को प्रकृति से विभिन्न प्रकार के उपहार प्राप्त हुए हैं। हमारी प्रकृति हमें विभिन्न उपहार देती है। प्रश्न तीसरा देखिए, कवि ने भारत को संसार का शिरोमणि क्यों कहा है? कवि ने भारत को संसार का शिरोमणि कहा है। कवि ने कहा है कि सबसे पहले सूर्य का उदय हमारे भारत में ही होता है। सबसे पहले हमारा भारत देश ही शिक्षित हुआ है, और उसने अपने सुसंस्कार के द्वारा, अपने संस्कारों के द्वारा, अपनी संस्कृति के द्वारा ही दूसरे देश को सुशिक्षित किया है। हमारा भारत विश्व गुरु कहलाता है। उत्तर में हिमालय सुशोभित है, जो दक्षिण में समुद्र लहराता है। यहाँ की धरती, पर्वत व नदियां निरंतर अनाज, फल फूल, मेवा सब देने वाली हैं। यहाँ की नदियों का जल अमृत के समान है। हमारा देश धन धान्य से भरा हुआ है। संसार को शिक्षा तथा संस्कृति प्रदान करने के लिए उसने सभी को, विश्व को मानवता का बोध कराया है। यहाँ पर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे महानायकों ने जन्म लिया है, जिनसे हमें प्रेम करने की, भाई भाई में प्रेम करने की प्रेरणा मिलती है, जिस कारण से हमारे भारत को संसार का शिरोमणि कहा गया है। वह देश कौन सा है? कविता का सार अपने शब्दों में मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद देखिए, तद्भव शब्दों के तत्सम शब्द आपको लिखना है। भाषा अनुशीलन देखिए। उसका दूसरा प्रश्न देखिए, अंगने। अंगने से तत्सम शब्द होगा इसका आंगन। भाई का तत्सम शब्द होगा भ्राता। सपूत का सुपुत्र। रात का रात्रि। दिन का दिवस और धरती का धरित्री।
आया समझ में? तो ये मैंने आपको आसान सी लगी समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।